गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था वी वर बेसिकली डूइंग द रेसिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट, राइट। एक बार बिफोर प्रोसीडिंग एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ कि फर्स्ट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने स्टार्ट किया था रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। चलो, क्या पढ़ा था अभी तक बताओ, क्या याद है ये बताओ। हाँ, हाँ, ठीक है। तो एक बार करते हैं क्विकली रिवाइज। जिन लोगों का सेकंड सेशन मिस हो गया है, एक बार रिवाइज में देखना कितना समझ में आता है, ठीक है। देन आज अपन उसके आगे का पढ़ेंगे सो दैट यू कैन ऑल्सो कवर फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की बात हो रही थी। हम पढ़ रहे थे सेक्शन 6, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम ये चैप्टर बेसिकली कितने पार्ट्स में करेंगे, 4 पार्ट्स में, ठीक है। सो पार्ट 1 वाज हम किसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, हम रेसिडेंशियल स्टेटस मैम देखेंगे इंडिविजुअल का। पार्ट सेकंड में हम एचयूएफ्स की बात करेंगे। देन वी विल टेक कंपनी एंड फोर्थ कैटेगरी में अदर पर्सन्स, ठीक है। जो भी पर्सन्स की डेफिनेशन में जो लोग छूट जाते हैं, जो अबव 3 में कवर नहीं हो रहे हैं, हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। सो ये चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अगर आपने इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस को समझ लिया ना, तो इस चैप्टर का जो कहते हैं ना द बिगेस्ट पार्ट इज ओवर। देन आपका मेनली 20% ऑफ द चैप्टर इज लेफ्ट, ठीक है। तो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस में देखा था इंडिविजुअल का रेसिडेंट क्या हो सकता है, या तो हो सकता है आर दैट इज रेसिडेंट, या तो हो सकता है एनआर, ठीक है। हमने चार्ट भी बनाया था। देन हमने कहा था कि अगर रेसिडेंट है तो वो फर्दर 2 टाइप का रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। ठीक है, रिवाइज करते हैं। बोल रहा है कि रेसिडेंट होने के लिए, ठीक है, सेक्शन 6 क्या बोलता है, आप पहले बेसिक कंडीशन देखो, ठीक है। आप लोगे बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन मैम क्या बोलती है, बेसिक कंडीशन बोलती है इंडिविजुअल जो है प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में क्या कर रहा है, रह रहा है, ठीक है। इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी बेसिक कंडीशन के बीच में हमने देखा था और है, ठीक है, और है। तो अगर 182 डेज से ज्यादा रह रहा है तो ठीक है, हमें सेकंड देखेंगे क्या, सेकंड कंडीशन क्या हम देखेंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन से रेसिडेंट हो जाता है तो चेक ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। बट अगर फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हम सेकंड कंडीशन पे आएंगे। सेकंड कंडीशन सेज इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने डेज रहा है, 60 डेज या उससे ज्यादा। एंड अभी ये जो कंडीशन है इट इज अ एंड बेस मींस कंडीशनल है। 2 कंडीशंस हैं जिनका आपस में साथ में पूरा होना क्या है, जरूरी है। तो 60 डेज या उससे ज्यादा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में पर्टिकुलर पर्सन स्टेज इन इंडिया एंड उस साल से पिछले 4 सालों को उठा लो, उन 4 सालों में वो 365 डेज या उससे ज्यादा रहा है। तो हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, एक नॉन रेसिडेंट है, इंडिया आता है, हर साल 100 डेज के लिए आता है, ठीक है। हर साल अगर वो 100 डेज के लिए आ रहा है तो प्रीवियस ईयर में तो 60 से ज्यादा हो गया, ठीक है। लास्ट 4 इयर्स में चले जाएं तो 100 करके टोटल 400 दिन होते हैं, जो कि 365 डेज से ज्यादा है। तो ये क्या हो रहा है, रेसिडेंट हो रहा है, ठीक है। अगर इन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो वो पर्सन क्या कहलाता है, रेसिडेंट। अगर एक भी पूरी नहीं हो जाती है, मतलब हमारा ए भी पूरा नहीं हो रहा है, बी भी पूरा नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब ये बोल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर एवरी प्रीवियस ईयर सेपरेटली। हर साल का हमें सेपरेटली कंप्यूट करना पड़ेगा। ऐसा होगा क्या कि आपने एक साल रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लिया और दूसरे साल आप कहते हो कि नहीं लास्ट ईयर तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस था इसका, ये पर्सन रेसिडेंट था, तो इस साल हम क्या करेंगे, चेक ही नहीं करेंगे, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, राइट। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि कैलकुलेशन के अंदर जिस दिन वो इंडिया में आ रहा है, ठीक है, कहीं बाहर से आता है तो इंडिया में आने वाला दिन, अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है तो वो छोड़ के जाने वाला दिन हमारे कंप्यूटेशन में क्या होगा, इंक्लूड होगा। थर्ड, इंडिया आ रहा है या इंडिया में आके कहीं रह रहा है तो प्लेस ऑफ स्टे इज रेलेवेंट क्या, नहीं ना, इंडिया के किसी भी कोने में वो रहे,
ठीक है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, रहना इंडिया में चाहिए। अपन ने देखा था मैम टेरिटोरियल वाटर्स में रहेगा तो माना जाएगा, क्या माना जाएगा, बिकॉज टेरिटोरियल वाटर्स इंडिया के, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर अगर वो रहता है तो भी माना जाएगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है लैंड पे रहता है, सी पे रहता है, कहाँ रहता है, ठीक है, इंडिया में होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में जो स्टार्ट किया था, दिस वाज बेसिकली जहां हमने फर्स्ट सेशन में बात की थी। इसके बाद जो है हमने बेसिक कंडीशन जो बी है, ठीक है, बेसिक कंडीशन जो बी है उसके एक्सेप्शंस लिए थे। ठीक है, एक्सेप्शंस में हमने क्या देखा था कि फर्स्ट एक्सेप्शन था कि बी के केस में, अभी एक्सेप्शन है तो क्यों एक्सेप्शन है, क्या शायद ऐसा हुआ होगा कि जो ये 60 डेज है या 365 डेज है इनके अंदर कुछ चेंज होगा तभी एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, पहला पार्ट बोल रहा है लीव्स इंडिया। ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्शन बोलता है कि आप इंडिया में, पहले बेसिक कंडीशन क्या है 60 दिन, ठीक है, एंड 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब एक्सेप्शन की बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि उन एक्सेप्शन को, चलो आपको एक बार क्विकली रिवाइज करवा देते हैं। एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन, ठीक है, इसको बेसिकली हमने समझने के लिए इसको दो पार्ट में क्लास में डिवाइड किया था, जो कि क्या था, ये बोलता है फर्स्ट पार्ट में लीव्स इंडिया, ठीक है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, या सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, विजिट इंडिया। ठीक है, या तो इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है, या तो इंडिया आ रहा है। एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम, दो एक्सेप्शन है, तो पहला एक्सेप्शन है इंडिया छोड़ के जा रहा है, सेकंड एक्सेप्शन है इंडिया में वापस आ रहा है। ठीक है, अब अगर इंडिया में वापस आ रहा है तो हम कहते हैं यहां पे आपको देखना है कि वो पर्सन सिटीजन होना चाहिए ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर इंडिया में आ रहा है तो यहाँ पे एक चीज तो होगी, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, सीओआई ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सीओआई, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन होना चाहिए। मैम इंडियन ओरिजिन मतलब, सिटीजन ऑफ इंडिया मींस इंडिया में बॉर्न हुआ था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है या तो आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, अभी ग्रैंड पेरेंट्स आपके मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं या पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। मेटर्नल मींस नाना नानी, पेटर्नल मींस दादा दादी। ठीक है, तो आपके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब, ठीक है, विद इंडिपेंडेंस से, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। मींस उसके जो बड़े लोग हैं, उसके जो बुजुर्ग हैं, उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे तो वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन कहलाएगा, या वो सिटीजन है इंडिया का। ठीक है, अगर छोड़ के जा रहा है तो मैम एक ही चीज देखने की, सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, अगर विजिट पे आ रहा है तो देखेंगे सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, मींस इन दोनों में से कोई तो भी एक होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है तो किस रीजन से जा रहा है, पहला एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। ठीक है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। ठीक है, मींस क्या होता है इंडियन शिप का क्रू मेंबर, कि कोई इंडियन शिप है, उस शिप पे वो काम करता है, उस शिप पे काम करने वालों को क्रू कहा जाता है, क्रू ऑफ शिप, उस क्रू का वो मेंबर है। ठीक है, ओके, फर्स्ट चीज तो इसके लिए कि वो इंडिया छोड़ के जा रहा है बिकॉज वो क्या, इंडियन शिप पे काम कर रहा है और उस इंडियन शिप पे वो क्या है, क्रू मेंबर है। सेकंड, वो जा रहा है फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सी, पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से हम समझते हैं कि उसका एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इंडिया से के बाहर हो चुका है। पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का स्पेसिफिकली मतलब है कि अब जाके वो अपनी जॉब सर्च नहीं करेगा, उसको ऑलरेडी अपनी जॉब मिल चुकी है, वो सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है।
ठीक है, सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है तो उसको बोलते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ठीक है। अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, दो ही रीजंस के लिए देखना है, या तो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है या एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट कौन सा? जो ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ अभी ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। तो इस केस में हमने देखा था लास्ट क्लास में कि इंस्टेड ऑफ 60 डेज, तो सिंस ये बी कंडीशन का एक्सेप्शन है, बी कंडीशन में हम 60 डेज देखते थे, टेक 182 डेज। मीन्स ये कह रहा है वैसे अगर बेसिक कंडीशन ए आपकी पूरी नहीं होती है, मीन्स 182 डेज वाली, तो वो आप दूसरी कंडीशन पे आओगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन पे आप आते हो तो उसमें 60 डेज देखने पड़ते हैं प्लस 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो ये कह रहा है कि ये एक्सेप्शन है बेसिक कंडीशन बी का। तो ये बोलता है अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, क्रू इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो या एम्प्लॉयमेंट पर्पस से जा रहे हो, तो आपको अब 60 दिन, जो बेसिक कंडीशन बी के अंदर आप 60 दिन देखते थे, 60 दिन की जगह आपको क्या देखना है? 182 डेज देखने। द बेसिक रीजन इसके पीछे बढ़ाने का कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो ऐसा जनरली होता है कि 60 दिन के अंदर वापस नहीं आता है, अगर रीजन ये हो तो। कोई घूमने जा रहा है तो डेफिनेटली जल्दी आ जाएगा, घूम घुमा के वापस आ जाएगा। बट अगर वो किसी इंप्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो 2 महीने के लिए तो नहीं जाएगा ना। ठीक है, ट्रेनिंग इस चीज में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस मींस आपका जॉब है, आप एज एन एम्प्लॉय बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 60 डेज आपको क्या लेना है? 182 डेज। तो मैम यहाँ पे क्या वो 365 डेज वाली कंडीशन रहेगी? हाँ रहेगी, प्लस 365 डेज और मोर क्या? क्यों? अगर कोई इंडियन सिटीजन है पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा है तो ये क्यूमुलेटिव कंडीशन है, क्योंकि ये एक्सेप्शन बी और एक्सेप्शन बी एक क्यूमुलेटिव कंडीशन है ना। हमने चेंज क्या किया है? हमने सिर्फ 60 डेज को चेंज किया है। तो कंडीशन इन में तो सारे लोग इंक्लूडेड है ना, क्रू इंडियन क्रू मेंबर जो है उसकी बात नहीं करा ना यहाँ पे। स्पेसिफिकली कंडीशन ए में तो सब इंक्लूडेड है अगर वो 182 डेज इंडिया में रहता है, बट सेकंड स्पेसिफिकली इसके लिए बोल दिया। ठीक है, स्पेसिफिकली हमने कहा। और सी फर्स्ट कंडीशन में जरूरी नहीं है ना पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहा हो। ठीक है, और वो छोड़ के जाने वाला इंडियन शिप का क्रू मेंबर हो। ठीक है, अगर ऐसे कोई लोग हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड कंडीशन में आ जाएंगे, सेकंड कंडीशन के एक्सेप्शन में आ जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा कोई पर्सन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है और वो इन दो रीजंस के अलावा जा रहा है, तो वैसे ही आप नॉर्मल कंडीशन में जा ही रहे हो ना। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये एक्सेप्शन है किसका? बी का। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज कि आप इंडिया में आ रहे हो। अब आप इंडिया में आ रहे हो तो इंडिया के सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो डायरेक्टली आप क्या देखोगे? इंडिया में विजिट पे आ रहे हो, इंस्टेड ऑफ 60 डेज टेक 182 डेज। ठीक है, प्लस वो हमारा 365 वाला कंडीशन। ठीक है, प्लस 365 वाला कंडीशन। अब यहां पे भी सी एंड है। एंड अगर आप इंडिया में सिर्फ नॉर्मल आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप इंडिया में सिर्फ आ रहे हैं, आप सिटीजन है इंडिया के, इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, आपको 60 की जगह 182 डेज देखना है। बट अगर आप इंडिया में आ रहे हो और इंडिया में आके अर्न कर रहे हैं, तब क्या? अगर आप इंडिया में आ रहे हैं और आपकी इनकम इंडिया में, इनकम फ्रॉम नॉन फॉरेन सोर्सेस का मतलब क्या? इंडियन सोर्स से। ठीक है, आप इंडिया में आ रहे हैं, विजिट पर आए हैं। ठीक है, ध्यान देना है वर्ड्स पे, विजिट पर आए हैं, सिटीजन है इंडिया के या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो आप सीधा सिर्फ आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, तो आप क्या ले लेंगे? 182 डेज। बट इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको ये भी बोलता है कि आप इंडिया में आके इंडियन सोर्सेस से मींस नॉन फॉरेन सोर्सेस से अर्न कर रहे हैं मोर देन 15 लाख रुपीज। ठीक है, कोई इंडियन सोर्स से 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, तो अब ये कह रहा है कि टेक 120 डेज
इंस्टेड ऑफ 182 डेज प्लस 365। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि उस दिन मैंने बहुत एक्सपैंड करके ये चीज समझाई थी, तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। आप विजिट पे आ रहे हैं इंडिया में, सिर्फ विजिट पे आ रहे हैं तो हम 182 डेज ले लेंगे, बट विजिट पे आने के साथ साथ आपका कोई इनकम सोर्स भी, और वो इनकम सोर्स नॉन फॉरेन सोर्सेस है, मतलब इंडियन सोर्सेस से है, और वो इनकम सोर्स 15 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 182 डेज भी नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे 120 डेज। ठीक है, तो ये समझ में आया एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक बार अपन लॉ में से रिवाइज कर लेते हैं। ये बोल रहा है कोई पर्सन है जो कि इंडियन सिटीजन है इंडिया का, इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। ठीक है, दिख रहा है ये इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। सेकेंड, फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो आपको अब 60 डे की जगह कितना देखना है, 182 डेज देखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। एंड सेकंड बोल रहा है इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, अब यहाँ पे हमने दो चीजें ले ली हैं, ऊपर सिटीजन था, यहाँ पे सिटीजन तो है ही, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप जो है इंडिया विजिट पर आ रहे हैं, अगर इंडिया विजिट पे आ रहे हैं तो हम क्या 16 की जगह 182 डेज ले लेंगे। ठीक है, एंड अब यहाँ पे एंड है, आप सिटीजन है इंडिया के, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया आ रहे हैं, आपकी इनकम फॉरेन सोर्सेस अदर देन फॉरेन सोर्सेस लिखा है, मतलब इंडियन सोर्स हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है एक्सीड कर रही है 15 लाख रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो अब आपको 60 या 182 डेज की जगह कितना लेना है, 120 डेज। ये आपका फाइनेंस एक्ट 2020 से अमेंडमेंट आया है। आया समझ में, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े, एक्सेप्शंस पढ़े हमने बेसिक कंडीशन बी के। कोई डाउट है, कुछ भी क्लैरिटी, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रही हो? क्लियर? ठीक है, जब भी हम बोलेंगे, हम ये टॉपिक रिवाइज करेंगे, हम हमेशा ये बोलेंगे बेसिक कंडीशन कहती है या तो कंडीशन ए हो जाए या तो कंडीशन बी हो जाए। ए हो जाती है तो बी देखेंगे ही नहीं, अगर बी में आ रहे हैं और ये एक्सेप्शन वाली सिचुएशंस हैं तो हम देखेंगे फर्स्ट एक्सेप्शन है इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्रू मेंबर है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, सीधा 60 डेज की जगह 182 डेज। ठीक है, सेकंड पार्ट हो जाता है विजिट पे आ रहा है इंडिया, इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, सीधा 60 की जगह 182 डेज। बट अगर इंडियन ओरिजिन का पर्सन होने के साथ साथ इंडिया में आके 15 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर रहा है, तो अब हम 182 भी नहीं लेंगे, 60 भी नहीं लेंगे, हम 120 डेज लेंगे। ठीक है, दिस इज एन अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट, तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपके लिए एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको इन बेसिक एक्सेप्शन कंडीशंस पे जरूर जरूर टेस्ट किया जाएगा आपके अटेम्प्ट। ठीक है, ओके। सेकेंड इज हमने देखा था सेक्शन 61A इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 डीम्ड रेसिडेंसी की बात करता है। सिंस ये सेक्शन ही बोल रहा है, नाम ही इसका क्या है, क्या बोल रहा है नाम, कि डीम्ड रेसिडेंसी। डीम्ड मतलब मान के चल रहे हैं कि अगर नीचे कही गई चीजें हुई तो हम आपको क्या मान लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे। अब इसके अंदर आपको लगेगा चीजें पड़ी पड़ी हुई हैं, जो ऊपर ही पड़ी उसको अलग सेक्शन में डाल दिया है। क्या बोल रहा है, notwithstanding anything contained in clause 1 means अभी जो हमने ऊपर सारी चीजें पढ़ी, ठीक है 1 में, ठीक है ये 1 चल रहा है, इसका 1A से कोई भी लेना देना नहीं है, notwithstanding, ठीक है कोई लेना देना नहीं है। एन इंडिविजुअल, अभी इंडिविजुअल जो कि सिटीजन है इंडिया का, यहाँ पे सिर्फ सिटीजन की बात हो रही है, इन चीजों को ध्यान रखना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। कहाँ पे इंडियन सिटीजन की बात हो रही है या इंडियन ओरिजिन पर्सन। इंडियन ओरिजिन अभी तक एक्सेप्शन बी के सेकंड कंडीशन में आया है। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है, जिसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज मींस वही इंडियन सोर्स से उसकी इनकम अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो हम मान लेंगे वो रेसिडेंट है इंडिया में। पर कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, अगर मान के चल रहे हैं हम तो कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या कह रही है, वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे करता हो तो। ठीक है, कोई सिटीजन है इंडिया का, मान लो से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अभिमन्यु, ठीक है, वो इंडिया के सिटीजन है पर इंडिया से बाहर रह रहे थे। ठीक है, अब वो इंडिया आए हैं, ठीक है, चाहे इंडिया आए इंडिया नहीं आए,
ठीक है, दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। इंडियन सिटीजन है और वो इनकम कौन से सोर्स से अर्न कर रहा है, नॉन फॉरेन सोर्सेज, मींस इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपीज से ज्यादा कमा रहे हैं, कहीं भी कमाए, ठीक है, इंडिया में आके कमाए, इंडिया के बाहर बैठ के कमाए, पर सोर्स क्या है, फॉर नॉन फॉरेन सोर्स है, ठीक है। और वो 15 लाख रुपए से ज्यादा मान लेंगे कि वो हमारा रेसिडेंट है, कमा तो इंडिया से ही रहा है ना, पर कंडीशन है कि वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहा हो बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया, मींस रह बाहर रहा है, यूएस में रह रहा है, ठीक है, वहां पे रेसिडेंस है वहां का, ठीक है। बट इंडिया में इंडियन सोर्सेस से 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है तो हम उसको इंडिया का भी रेसिडेंट मान लेंगे। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, वहां के रेसिडेंट है। हमने एक चीज देखी थी ना, क्या रेसिडेंटशिप एक कंट्री की ले सकते हैं अपन, सिर्फ एक ही कंट्री की ले सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कंट्रीज की भी हो सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था शायद कि आप सपोज यूएस में आप 3 मंथ्स रह रहे हैं, तो यूएस के रेसिडेंशियल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वहां पे आप 90 डेज रहते हैं से फॉर एग्जांपल, तो आप वहां के रेसिडेंट बन गए। बट साल के बाकी 365 दिन में से 90 दिन हटा दो, तो बाकी डेज अगर आप दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, कोई भी कंट्री में, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में अगर 182 डेज से ज्यादा है से फॉर एग्जांपल, तो रेसिडेंट बन गए ना। तो अब यहाँ पे डेज की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इनकम की, ठीक है, कि आप हैं इंडिया के सिटीजन, ठीक है, और रहने नहीं रहने की बात ही नहीं कर रहा है, बस ये कह रहा है कि आप सिटीजन है इंडिया के और आपकी इंडियन सोर्सेस से 15 लाख रुपीज से ज्यादा इनकम है, तो हम आपको क्या मान लेंगे, हम आपको इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे, प्रोवाइडेड आप किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहे हो। उस पैसे नहीं, किसी भी फॉर्म में आप किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहे हो। जरूरी नहीं है ना कि आप इंडिया के मतलब यूएस में रह रहे हो तो आप वहां पे टैक्स पे ही करो, जरूरी नहीं है ना। अगर जरूरी थोड़ी कि आप वहां पे कुछ कमा रहे हो, आप वहां पे रहे हो बाय XYZ रीजन, बट आपकी इनकम अगर इंडियन सोर्स से है तो इंडियन गवर्नमेंट तो बोलेगी ना आप हमें क्या दो, टैक्स दो, ठीक है। अगर टैक्स देने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी फाइनेंस एक्ट 2020 से क्या हुआ है, अमेंडमेंट आया है। समझ में आया, डीम्ड रेसिडेंसी, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर भी 15 लाख की बात हो रही है, बट वो 15 लाख सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और वो 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है, बस यहां तक की बात है, टैक्स वैक्स वाली बात उसमें नहीं है। क्लियर, ओके। सो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ he or any of his parent or grandparent were born in undivided India. Grandparent include maternal and paternal grandparent. ये देख लिया हमने, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, नॉन रेसिडेंट। अगर आपकी बेसिक कंडीशन में से कोई भी पूरी नहीं होती है तो आप क्या बन जाएंगे, नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। अभी हमने ऊपर देख लिया, हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस अगर इंडिविजुअल का होता है तो या तो वो रेसिडेंट हो जाएगा या तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट है तो बॉस हमारी पिक्चर यहीं खत्म हो गई, बट अगर रेसिडेंट है तो पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो यहां से हम जाएंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के टूवर्ड्स, एंड रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के टूवर्ड, ठीक है। चलो, एक बार अच्छा है कि इस क्लास में ये चीज वापस रिवाइज हो रही है, बिकॉज ये क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। तो इट्स गुड कि अगर अपन एक बार वापस पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या बोलता है, एंड इंडिविजुअल, इसको भी अपन समझ लेते हैं। जैसे इससे पहले आपने चार्ट बनाया था सिर्फ बेसिक कंडीशन का, उसके बाद आपको ये बनाना है, ठीक है। आप देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में, उसके बाद जो है, उसके बाद चीज क्या हो रही है, उसके बाद ये कह रहा है कि आप रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है, आप रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है, रेसिडेंट बन गए तो अब दो चीजों को हमें देखना पड़ेगा। दो चीजों को देख रहे हैं तो हम देखेंगे, या तो रेसिडेंट क्या हो सकता है, ROR हो सकता है, ठीक है, या तो क्या हो सकता है, RNOR, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी के लिए जैसे हमने पहले बेसिक कंडीशंस पढ़ी थी, अब हम देखेंगे एडिशनल कंडीशंस, ठीक है। एडिशनल कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस के बीच में क्या था, और था कि एक नहीं पूरी होती है दूसरा पूरा कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा पर्पस फुलफिल हो जाएगा। बट यहाँ पे एडिशनल कंडीशंस दो है और दोनों ही एडिशनल कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा था एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है, ही इज मींस कोई भी इंडिविजुअल, ही इज रेसिडेंट,
ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, इन एटलीस्ट 2 out of 10 previous year, immediately preceding previous year means अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बन गया तो उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट हम तभी मानेंगे कि पिछले गए 10 सालों में से वो एटलीस्ट 2 साल इंडिया में क्या है, रेसिडेंट है। एटलीस्ट क्यों मैम, देखेंगे, क्योंकि एटलीस्ट अगर इसकी कंडीशन ये RNOR में उल्टी हो जाती है। देखो समझो, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, मैंने बोला एडिशनल कंडीशंस के बीच में क्या है, एंड है, ठीक है, अगर फर्स्ट की कंडीशन पूरी नहीं हुई, ठीक है, तो वो क्या, कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, RNOR। तो RNOR में भी बात वही बोल रहा है बट वर्डिंग्स चेंज कर दी है, ठीक है, ही इज, अभी रेसिडेंट लिख देंगे तो वही कंडीशन हो जाएगी OR की, तो ही इज नॉट रेसिडेंट, ठीक है, इन 9 out of 10 previous years। मीन्स नॉन रेसिडेंट कब होगा कि पिछले गए 10 सालों में से 9 साल वो नॉन रेसिडेंट है। अभी 9 साल अगर यहाँ पे 8 कर दे तो वो ROR की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। एंड सेकेंड कंडीशन जिसके बीच में एंड है और ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होती हैं तो ही आप ROR के बकेट में रहेंगे, नहीं तो आप जंप कर जाएंगे RNOR में, ठीक है। तो ये बोलता है ही स्टेज, अभी ऊपर सालों की बात हो रही है, ठीक है, अब दिन पे आ जाते हैं हम, ठीक है। ही स्टेज इन इंडिया फॉर 730 days और मोर इन लास्ट 7 previous years, ठीक है, मींस इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, हर जगह लगेगा वो वर्ड, ठीक है। पिछले 7 सालों में वो 730 days या उससे ज्यादा रहे, मींस ये दोनों कंडीशन अगर देखें हम एक साथ ROR की, तो या तो वो 10 साल में से एटलीस्ट 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। मैम मतलब 10 सालों में से 2 साल रेसिडेंट है तो हाँ हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। मैम 3 साल, तो अगर 3 साल होता है तो भी पूरी हो रही है, क्योंकि वर्ड क्या एटलीस्ट है, एटलीस्ट 10 में से 2 साल होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कम है तो RNOR की बकेट में स्ट्रेट अवे चले जाएगा, हम सेकंड पे आएंगे ही नहीं क्योंकि एंड है बीच में, ठीक है। सेकंड कंडीशन बोल रही है अभी अगर वो 2 साल एटलीस्ट रेसिडेंट है तो पिछले 7 सालों में देखो, ठीक है, पिछले 7 सालों में देखो, मतलब जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो उससे पिछले 7 सालों में वो 730 days या उससे ज्यादा क्या है, इंडिया में स्टे है उसका, ठीक है। जब रेसिडेंटशिप की बात आ रही है तो ईयर्स में बात हो रही है, स्टे की बात आ रही है तो डेज में बात हो रही है, ठीक है। अब इसको भी यहां अगर इसका कुछ कम हो जाए, मतलब इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दे, मतलब वही निकलेगा, बस चेंज कर दिया है कि ही स्टेज इन इंडिया फॉर कितना होना चाहिए, नहीं 729 days और लेस, ठीक है, मतलब उससे कम में है तो वो RNOR में चला गया, ठीक है। तो ये एडिशनल कंडीशंस दोनों अगर हमारी पूरी हो रही है मैम, दोनों पूरी हो रही है तो हम क्या बन गए, रेसिडेंट तो थे ही, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गए, ठीक है। बट अगर दोनों में से कोई भी एक पूरी नहीं हो रहा है, हम RNOR की बकेट में चले जाएंगे, तो ये दोनों ही कंडीशन इसकी उल्टी हो गई। अब इसके अलावा 2 कंडीशंस और हैं RNOR की, किधर, RNOR में और की तो जरूरत ही नहीं है ना। सी अगर आपका ROR की कंडीशन में रेसिडेंट है एटलीस्ट 2 years पे और साथ में स्टे भी 730 days से ज्यादा है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चली गई तो वहां पे है ना, यहाँ के होने की इंपॉर्टेंस वो नहीं है, तो जो भी चीजें बच जाती है वो यहाँ आ जाती है, यहाँ पे कोई एंड और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली RNOR के लिए 4 कंडीशंस है, मतलब 4 सिनेरियोज हैं, ये इन सिनेरियोज में आप RNOR बन सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियो कि आप 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट है, सेकंड सिनेरियो कि आप इंडिया में 732 डेज से लेस रहे हैं इन 7 प्रीवियस ईयर, पिछले 7 सालों में, ठीक है। थर्ड कंडीशन बोलती है हमने जो देखा था कोई पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में आ रहा था, कहां पे देखा था इंडिया में जो आ रहा था, विजिट इंडिया, ठीक है। विजिट इंडिया वो कौन होना चाहिए, पर्सन सिटीजन होना चाहिए या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। वो पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है मैम, इंडिया में आ रहा है, इंडिया में आके दोनों ही केस में जब 182 डेज देख रहे हो आप तब, या उसकी इनकम जब 15 लाख रुपीज से ज्यादा है
तो कितने देख रहे हैं, 120 डेज देख रहे हैं। तो ये जो 120 डेज वाली मतलब एंड के साथ कंडीशन है कि इंडिया में आ रहा है, सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपीज से ज्यादा कमा रहा है, तो हम 120 डेज देखेंगे। तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। बट एक्ट बोलता है रेसिडेंट तो हो जाएगा, बट हम उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं मानेंगे। एक्ट खुद बोल रहा है, ठीक है, डायरेक्टली एक्ट बोल रहा है कि रेसिडेंट तो होगा, बट अब हम उसको क्या लेंगे, RNOR ही लेंगे। ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलर उसी कैटेगरी के लिए, उसके लिए आपको एडिशनल कंडीशंस देखनी ही नहीं है। ठीक है, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। केस में हाँ, दोनों कंडीशन में नहीं, जो सेकंड कंडीशन जिसमें 120 डेज आ रहे हैं पिक्चर में, हाँ दोनों में ही आप देखोगे। ठीक है, दोनों मींस उसके बीच में भी और है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए और सिटीजन होना चाहिए। दोनों में बहुत फर्क है। सिटीजन कब होता है कोई पर्सन, जब उस कंट्री में बॉर्न होता है, ठीक है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, मींस दोनों को वहां का विजिट इंडिया का क्या किया है, दायरा बढ़ा दिया है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होता तो बहुत लोग जो हैं जिनके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे वो उस कंडीशन में क्या नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते। बट हमने उनको इंक्लूड करने के लिए वहां पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी डाल दिया, और वो इंडिया में इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपीज से ज्यादा अर्न कर रहे हैं अगर, तो 120 डेज देखेंगे। तो 120 डेज देख के रेसिडेंट तो हो गया, बट हमारा इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 अमेंड हुआ, उन्होंने बोला हम रेसिडेंट तो कहेंगे, पर हम क्यों उन्हें ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनाए, हम उन्हें नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड जो हमने सेक्शन 61A में डीमिंग रेसिडेंसी पढ़ा, डीमिंग रेसिडेंसी क्या बोलता है कि आप सिटीजन है इंडिया के, ठीक है, सिर्फ सिटीजनशिप की बात कर रहा है, और आपकी इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है, मान लेंगे आप इंडिया के क्या हो, रेसिडेंट हो, प्रोवाइडेड आप कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे हो बाय रीजन ऑफ योर स्टे और डोमिसाइल और रेसिडेंस। ठीक है, मतलब आपके रहने से उस कंट्री में आपको टैक्स नहीं पे करना है, तो हम आपको इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे। तो RNOR में 4 कंडीशंस हो गई, कौन कौन सी हो गई, कि 10 सालों में से 9 साल आप नॉन रेसिडेंट है, क्लॉज 1A, यस। RNOR वो विजिट वाली, ठीक है, एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं तो तुम्हारा ये एकदम अपन ने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट मींस ROR की बात कर रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है एन इंडिविजुअल में बिकम अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, दोनों कंडीशंस, क्योंकि एंड है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, रेसिडेंट है इंडिया में एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, पिछले 10 सालों में से 2 साल वो क्या है, रेसिडेंट है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, सेकंड, he has been in India for 730 days or more during 7 immediately preceding previous year, means 10 में से 2 साल रेसिडेंट है एंड पिछले 7 सालों में 730 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा है, तो ROR बन जाएगा। ठीक है, अब RNOR, ठीक है, ये बेसिकली कवर्ड है 6 के अंदर, यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि अपन को याद नहीं करना है, याद रह जाए तो भी अच्छी बात है। ठीक है, एन इंडिविजुअल इज नॉट ऑर्डिनरी मींस RNOR होगा वो प्रीवियस ईयर में, कब, if he has been non resident in 9 out of 10, 10 में से 9 साल वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। सेकंड बोल रहा है कि वो 729 डेज या उससे कम रहा है पिछले 7 सालों में। थर्ड, सिटीजन है इंडिया का या इंडियन ओरिजिन वाला पर्सन है। ठीक है, ये हमें क्या बोल रहा है, विजिट इंडिया वाली सिचुएशन है। ठीक है, और उसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मींस इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो जिसमें आप 120 डेज देख रहे थे इंस्टेड ऑफ 182 डेज, तो वो रेसिडेंट तो बन गया 120 डेज के अकॉर्डिंग, बट वो RNOR रहेगा। एंड लास्ट इज क्लॉज 1A जो हमने डीम्ड रेसिडेंसी पढ़ी थी, उससे रेसिडेंट तो हम मान लेंगे, पर गवर्नमेंट कह रही है हम आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्यों बनाए इंडिया का, इसलिए हम आपको रेसिडेंट मान रहे हैं, बट हम आपको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान रहे हैं। राइट, यहां तक क्लियर। ठीक है, सो बेसिकली हमने जो इससे लास्ट वाले लेक्चर में करा था वो हमने और डीपली आज रिवाइज कर लिया। आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना अब। ठीक है, तो हम करते हैं अब इसके ऊपर 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देन हम इस सेशन के अंदर HUF का, कंपनी का और अदर पर्संस का रेसिडेंशियल स्टेटस एक बार देख लेंगे क्विकली। ठीक है, चलो, रेसिडेंशियल स्टेटस
क्या बोल रहा है ये, आपको आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन, इस पे थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए, ठीक है, जब इंडियन सिटीजन की बात हो रही है, ठीक है। मेंबर ऑफ क्रू ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप, क्या पढ़ के पता चल रहा है किसके ऊपर है क्वेश्चन? क्रू मेंबर, और कौन सा था ये, क्या चीज थी, हमारा एक्सेप्शन था किसका? बेसिक कंडीशन बी का फर्स्ट एक्सेप्शन। जब हमारा पार्ट कैसे था, हमारा फर्स्ट पार्ट था कि वो लीव कर रहा है इंडिया, लीव्स इंडिया, एंड सेकंड था विजिट्स इंडिया, ठीक है। तो लीव इंडिया में क्या था, फर्स्ट था यस एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। तो अब ये क्रू मेंबर है, तो अब अपन को मन में पिक्चर क्लियर है कि मैम हमें सेकंड कंडीशन पहले टेस्ट करते हैं कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, और उसके लिए हमें 60 डेज नहीं देखना है मैम, हमें कितना देखना है, 182 डेज देखना है, ठीक है। 182 प्लस 365, ठीक है। engage in carriage of passengers international traffic departing from चेन्नई पोर्ट ऑन 6th जून, ठीक है, चेन्नई से 6th जून को जा रहा है, ठीक है। अभी ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर डेटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आनंद। आपको असेसमेंट ईयर 21-22 मींस प्रीवियस ईयर आपका हो गया 20-21, स्टे इन इंडिया इन लास्ट, अब अपन को बता दिया कि पिछले 4 सालों में 400 दिन वो रहा है, ठीक है। तो हमारा 365 डेज वाली कंडीशन हमको मिल गई। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि 182 डेज से ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, मींस जिस दिन वो इंडिया से गया इज 9th जून को वो इंडिया के बाहर गया, समझ में आ रहा है, सॉरी 6th जून को वो इंडिया से बाहर गया, तो मीन 6 जून से पहले वाला पीरियड मैम 1 अप्रैल से लेके 6 जून तक हम कैलकुलेट करेंगे इंडिया में कितने दिन है, ठीक है। वापस वो इंडिया में आया है अपनी ड्यूटी साइन ऑफ करके, कब आया है, 9th दिसंबर को, तो 9th दिसंबर से 31 मार्च हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, या तो कैलकुलेट कर लो 6 जून से 9th दिसंबर कितना होता है, ठीक है। दोनों ही केस में अगर ये कैलकुलेट कर रहे हो तो 365 डेज से माइनस कर देना, और अगर इससे कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि वो इंडिया में कितने दिन रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट करो कितने दिन रहा है, निकालो, 6 से 9 दिसंबर निकाल लो, या अप्रैल से पहले जून निकालो, फिर दिसंबर से मार्च, तो इजी है कि 6 से 9 दिसंबर पहले निकाल लो कि वो कितने दिन इंडिया से क्या रहा है। वन एटी 6 जून से अगर आप कैलकुलेट करो, जून में होते हैं कितने, 30 डेज, ठीक है। तो यहां से 6 से आपके कितने आ जाएंगे, 25 डेज आ जाएंगे। जून में देखो, जून में आपके 25 डेज आ गए, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, ठीक है। देन आपके नवंबर में आ जाएंगे 30, और दिसंबर में आ जाएंगे 9 दिन, दिसंबर में 9 दिन। तो ऐड करो 25, 31, 31, 30, 31, 30 एंड 9, कितना होता है, ऐड करो, नौ आएगा ना, जिस दिन वो इंडिया में आ रहा है वो डे इंक्लूड हो जाएगा ना, किस दिन स्टे हो गया, ये कह रहा है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ शिप बाय मिस्टर, मतलब ये कह रहा है इस दिन वो गया, इस दिन वो आया, तो जिस दिन गया और जिस दिन आया, आप तो पहले इतना कैलकुलेट करो, 2 मिनट, हाँ 6 जून आपका ऐड होगा, 9th दिसंबर तक ही होगा, आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज, क्या आ रहा है इसका टोटल, 1, सी देखते हैं, therefore the period beginning from 6th June and ending on 9th December being the date of entered in continuous discharge certificate in respect of joining the ship and signing off from the ship by Mr. Anand
An Indian citizen who is a member of crew of ship has to be excluded while computing the period of his stay. Accordingly, 187 days have to be excluded from the period of stay in an India. Consecutively, 365 में से वो 187 डेज इंडिया से बाहर रहा है. तो इंडिया में कितने दिन रहा? 170 डेज, 78 डेज रहा. सिंस 178 डेज रहा मींस 182 डेज से कम है, तो वो क्या है? नॉन रेसिडेंट कहलाएगा. आप एक काम करो, अगर आप हाँ दोनों डे आपको काउंट करने, स्टे की बात नहीं हो रही है आपकी कैलकुलेशन की, इससे कंफ्यूज मत हो स्टे या नॉट स्टे. सी सी ऐसा नहीं हो रहा है. स्टे का 170, यही तो मैंने कहा ना आपको, या तो आप इससे निकाल लो. हाँ, वन स्टे से अगर आपने निकाला तो आप देखो अप्रैल से, चलो ठीक है, अप्रैल से लेके 6 जून तक अपन को निकालना है. तो अप्रैल में आपके पूरे 30 डेज हो गए, मई में आपके 31, ठीक है, जून में आपके 6 दिन, कितने हुए? 67, ठीक है, 67. फिर उसके बाद 9 दिसंबर से आपको निकालना है. तो दिसंबर में 31 डेज होते हैं, माइनस कर दो 8, ठीक है, 23 प्लस आपका जनवरी 31, फेब आपका हो जाएगा 28 एंड देन अगेन 31. तो आप करो टोटल 67 प्लस 23 प्लस 31 प्लस 28, कितने? 180 डेज हो रहे हैं. तो अभी इसने क्या करा है? चलो 180 डेज हो गए, ठीक है, इस अपन ने ये मेथड फॉलो करा. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम कह रहे हैं कि इतने ही पीरियड के लिए वो इंडिया से बाहर गया था ना, तो टोटल 365 में से ये पीरियड माइनस कर दो. सी अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, चलो ठीक है, आप एक काम करो, अजम्पशन बेसिस पे करो. चलो इस क्वेश्चन को कि आप मान के चलो कि जिस दिन वो इंडिया से जा रहा है तो वो डे तो आप इंक्लूड कर लो, ठीक है, 6 जून वाला डे इंक्लूड कर लो. जिस दिन वो इंडिया में आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला डे आप इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो आप क्या करोगे? इंक्लूड करोगे. तो अगर आप इधर इंक्लूड कर रहे हो तो आप यहां नहीं कर सकते ना, दोनों जगह पे नहीं हो सकता ना. तो आपको कोई भी एक मेथड लेना है, उसमें जो अपने अजम्पशन है कि आ रहा है जा रहा है, वो दोनों कंडीशन में आपको डे इंक्लूड करना है, ठीक है. मतलब अगर आप दोनों करोगे तो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है. अगर आप इस हिसाब से कर रहे हो, चलो आपने 180 डेज भी लिया, ठीक है, अगर आप 180 डेज भी ले रहे हो तो भी आपका अजम्पशन और आपकी कैलकुलेशन तो सही है ना. आपका एट दी एंड आंसर तो क्या आ रहा है? नॉन रेसिडेंट ही आ रहा है ना, ठीक है. आप किसी भी डेज में जाओ, 2 दिन का फर्क पड़ रहा है, वो बेसिकली 2 दिन आना और जाना, इंक्लूड करना या ना इंक्लूड करने का हो रहा है. अभी यहाँ पे फर्क 178 क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 187 में वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं. समझ में आया? अगर यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते, ये 185 होता, तो इसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली 180 डेज आ जाती. इट इज ऑल अबाउट अजम्पशन कि हमने उसके बाहर स्टे में ये दोनों दिन ऐड कर दिए, क्योंकि हम अभी इंडिया से बाहर जब भी गया वो वाला पीरियड निकाल रहे हैं. अगर इंडिया में कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है. तो कोई भी एक तरीके से कैलकुलेट करो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा. इट्स अबाउट जस्ट 2 डेज. 2 डेज अगर आप ऐसे ले लेते कि नहीं, अगर वो इंडिया से बाहर वाला पीरियड निकाल लेते, चलो तो 6 जून को तो इंडिया में ही था. अजम्पशन अगर अपन ये मान के चल रहे हैं स्टे से कैलकुलेट करें तो 6 जून आप भूल जाओ. देन आपके यहाँ पे 24 डेज हो जाएंगे और यहाँ पे 9 की जगह क्या हो जाएगा? 8 दिन हो जाएंगे. समझ में आया? क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. ब्रेटली, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर player visits India for 100 days in every financial year. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ठीक है, तो वो हर साल फाइनेंशियल ईयर, हर एवरी फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज के लिए इंडिया में आ रहा है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो पिछले 10 सालों से ऐसा कर रहा है, ठीक है, इंडिया में आ रहा है, ठीक है. तो मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, मतलब इंडियन पर्सन नहीं है, नॉन रेसिडेंट ही है. इसकी रेसिडेंशियल स्टेटस हमको चेक करना है. तो फर्स्ट कह रहा है कि आप इसका रेसिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 2021 के लिए कैलकुलेट करो. तो अभी विजिट इंडिया आ रहा है, ठीक है, बट क्या ये सिटीजन है इंडिया का? नहीं. क्या पर्सन है इंडियन ओरिजिन का? नहीं. तो हम 60 डेज ही लेंगे, 60 प्लस 365. तो प्रीवियस ईयर में अगर वो 100 डेज के लिए आया तो 60 डेज से वो पूरा हो गया, ठीक है. और पिछले 4 सालों में 100 है तो 400 हो गए, 365 डेज से हो गया, ठीक है. तो ये ही यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखी है, देखो,
ठीक, अभी देखो रुको, 100 डेज, ठीक है, एंड 400 डेज, तो ये क्या बोल रहा है, पीरियड ऑफ 60 डेज ये सेटिस्फाई कर रहा है, मींस रेसिडेंट तो हो गया, ठीक है। अब अपन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं वो देखेंगे, तो 700 दिन हो गए, तो 730 चाहिए होते हैं पिछले कितने 7 सालों में, तो ये 7 सालों में वो 100 डेज के अकॉर्डिंग इतना ही हो रहा है, तो ये आर तो हो गया, बट आर NOR हो गया, ठीक है, क्लियर। Therefore, the Brtley is resident but not ordinary resident during the previous year 2021 relevant to the assessment year. ठीक है, ये क्या बोल रहा है नीचे, an individual not being an Indian citizen would not be ordinary residents if satisfy any of the condition. तो 6.6 में हमारी क्या गई दी हुई है, एडिशनल कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। एक भी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हमने दूसरी चेक ही नहीं करी, ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का, वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ, ठीक है, श्रीनाथ है, ये एक इंडियन सिटीजन है। अभी देखो, अगर ये अबव फैक्ट थे, अभी पर्सन हमने यहाँ पे ब्रेटली की जगह क्या बोल दिया, ये कोई श्रीनाथ है जो इंडियन सिटीजन का है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, रिसाइड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, मींस रह मतलब है इंडियन सिटीजन बट इंडिया के बाहर रह रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का पार्ट है, ठीक है। अभी बताओ क्या होगा, ठीक है, हर साल 100 डेज आ रहा है, अब क्या होगा आपका, रेसिडेंट किस कंडीशन से हो जाएगा, सेकंड कंडीशन से कैसे होगा, विजिट है इंडिया में और इंडियन सिटीजन है, इनकम नहीं है, बट अगर इनकम नहीं होती है तो हम क्या देखते हैं, एटलीस्ट 182 डेज देखते हैं। तो अब आप इसका आंसर पढ़ो, देखो, if the above fact relate to Srinath, an Indian citizen who residing in Australia comes to visit in India, he would be treated as non-resident in India irrespective of his total income, ठीक है। ये कह रहा है कि हम इसको नॉन रेसिडेंट मानेंगे क्योंकि टोटल इनकम की हमें बात नहीं बताई गई है, 182 डेज से ज्यादा नहीं है, सिंस इन स्टे इन इंडियन करंट फाइनेंशियल ईयर इन एनी केस इज लेस देन 120 डेज। तो आप 120 डेज की भी बात इसने यहाँ पे बोल दी, और थोड़ा सा इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर अपन इसको लिखते हैं, ठीक है, ये आपका आईसीआई का ही क्वेश्चन है, अगर अपन इसको लिखते हैं एग्जाम में, सी अभी आईसीआई के मटेरियल में भी मिस्टेक्स हैं, और हम लोग जब पढ़ते थे हम आईसीआई के मटेरियल को रिफर करने से बचते थे, ठीक है, उसमें बहुत फॉल्स, बहुत एरर्स होते थे। हम लोगों के टाइम पे हमारे टीचर्स हमें कहते थे यू हैव टू मेल n numbers of email to ICI to do the corrections in the module and respective area, बट ऐसा जरूरी नहीं है आपके सारे मेल्स का आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो ये लिखा उसने सही तरीके से, बट थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। हम कहेंगे कि वो पर्सन इंडिया में आ रहा है, हमें सिंस इनकम की कोई भी इस पिक्चर कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो पर्सन क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, सिंस इन स्टे इन इंडिया इज लेस देन 182 डेज। अगर उसकी इंडिया में इनकम होती, मान लो 15 लाख रुपए से ज्यादा होती, तो भी 120 डेज से कम है तो नॉन रेसिडेंट रहेगा। तो पूरा लिखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पहले का लिख दो कि हाँ ठीक है, सिर्फ इंडिया में आ रहा है तो 182 डेज, इंडिया में आके इंडियन सोर्सेज से कमा रहा है 120 डेज से भी नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि हर साल तो 100 दिन ही आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इसलिए हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है, अगर हमें आ रही है हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। सो लास्ट पार्ट विल बी, what would be your answer if Srinath has visited India for at least 120 days? चलो इसी क्वेश्चन को उसने चेंज कर दिया, अब 100 की जगह वो हर साल 120 दिन रह रहा है, तो अब यहाँ पे अजम्पशन वाला चीज आ जाती है कि हमें क्वेश्चन में कहा है कि 182 डेज रह रहा है, तो हम कहेंगे कि अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा, बट अगर 15 लाख रुपए से कम है तो क्या है, नॉन रेसिडेंट। तो क्या हम दोनों चीजें लिखेंगे, यस हम दोनों चीजें लिखेंगे, ठीक है। एग्जामिनर को मतलब आपको एग्जाम में आपको जितना आता है एग्जामिनर को सब बताना है, ठीक है, कंसिडरिंग द टाइम लिमिट, ठीक है, प्रीसाइज कंसाइज शब्दों में हमें एग्जामिनर को समझाना है। तो ये क्या कह रहा है, श्रीनाथ की अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मींस इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपीज से ज्यादा है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, सिंस स्टे इन इंडिया 120 डेज से ज्यादा, एंड 480 डेज हो गए क्योंकि हमें उसके साथ 365 डेज भी तो कैलकुलेट करने हैं, राइट। अपना क्या था
120 डेज, हर जगह 365 मैम ऐड होगा एक्सेप्शन कंडीशंस में, यस ऐड होगा, चाहे वो इंडिया छोड़ के जाए चाहे वो इंडिया वापस आए, ठीक है। तो ये हो गया। बट अगर उसकी टोटल इनकम एक्सीड नहीं करती है तो वो वन नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका स्टे कितना है 182 डेज से ज्यादा है। क्योंकि अगर इनकम की बात हो ही नहीं रही है तो हम सीधा 182 डेज देखेंगे। क्लियर? सी इस कंडीशन में लोग बहुत, नहीं अपने पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना। अभी ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी भी आप लिख सकते हैं कि अगर 120 डेज के हिसाब से आता है, हाँ हाँ विजिट इंडिया वाला है तो RNOR ही होगा। तो हम यहाँ पे मतलब आप आपके आंसर को जितना जस्टिफाई कर सकते हैं इट विल बी गुड, ठीक है। क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? विजिट इंडिया वाली कंडीशन में कोई डाउट तो नहीं है कि वो इंडिया में आ रहा है। तो मैम 182 डेज कब देखना है? इनकम की बात ही नहीं हो रही है तो 60 की जगह 182 डेज, ठीक है। बट अगर इनकम पिक्चर में आ जाती है तो हमें देखना है इनकम इंडियन सोर्सेज से होनी चाहिए। वो इनकम कितनी होनी चाहिए? 15 लाख रुपए से मैम ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे? अभी 182 भी नहीं देखेंगे, 60 भी भूल जाओ, 180 भी भूल जाओ, अब हम देखेंगे 120 डेज, ठीक है। क्लियर? चलो यहां तक हमने पूरा इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर ली। अब हम आते हैं चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन HUF, ठीक है। इसको हम एक बार लिख के देख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? ये बोल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने 1 किया था, अब 2 कर रहे हैं। 2 आपको अगर सेक्शंस याद करने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे कर लो कि इस सेक्शन को हमने 4 पार्ट में पढ़ा है तो हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन भी क्या है 6 का क्लॉज सेकंड है, ठीक है। ठीक है। अभी अगर HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर हमें समझना है तो एक चीज समझनी पड़ेगी, रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे ड्यूल है। यहाँ पे भी आपका पहले या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉट रेसिडेंट होगा। अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी होगा। तो क्या मैम इंडिविजुअल HUF सेम है नॉट ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी के लिए? मैम अगर सेम होता तो हम इंडिविजुअल के साथ ही पढ़ लेते, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अब ये बात कर रहा है अगर HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको देखना है तो देखेंगे आप HUF का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है उसके अफेयर्स का, उसके अफेयर्स मींस उसके बिजनेस का, ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। ये कह रहा है अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो वोली मींस वोली इन इंडिया है और पार्टली इन इंडिया है। से फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, उसका पूरी तरीके से बिजनेस इंडिया से ही ऑपरेट हो रहा है। सारे डिसीजंस जो हैं इंडिया से लिए जा रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए, सारे डिसीजंस इंडिया से लिए जा रहे हैं, रह भी मतलब है भी इंडिया में ही, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? HUF हो जाएगा रेसिडेंट। मैम पार्टली का मतलब ऐसा हो सकता है HUF का, ठीक है, कोई एक और ऑफिस है वो इंडिया से बाहर है, ठीक है, बट उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया में, या तो पूरी तरीके से इंडिया, हाँ कुछ भी ब्रांच के बेसिस पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही है कंट्रोल और मैनेजमेंट की, ठीक है। आप थोड़ा इंडिया से मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा इंडिया के बाहर से मैनेज कर रहे हैं, चल जाएगा, हम रेसिडेंट मान लेंगे। पूरी तरीके से इंडिया से, हाँ कंट्रोल और मैनेजमेंट कह रहा है, कंट्रोल और मैनेजमेंट का सी बिजनेस की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, बात सिर्फ कंट्रोल और मैनेजमेंट की है। बिजनेस तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में कर सकते हैं ना, Amazon फ्लिपकार्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो अगर आप आपके बिजनेस को चलाने के लिए या तो पूरी तरीके से इंडिया से ले रहे हैं या पार्टली आप इंडिया से ले रहे हैं, कुछ तो इंडिया में लिए जा रहे हैं, कुछ आप US में बैठ के ले रहे हैं, कुछ आप दुबई में बैठ के ले रहे हैं, कुछ आप
किसी और कंट्री में बैठ के ले रहे हैं, ठीक है, तो पूरी तरीके से या तो इंडिया में है या तो पार्टली इंडिया में है, तो आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे रेसिडेंट, मींस एचयूएफ रेसिडेंट हो गया, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वोली आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, पूरी तरीके से इंडिया के बाहर से आप इसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं इंडिया के बाहर से लिए जा रहे हैं, तो हम पागल थोड़ी हैं उसको रेसिडेंट बनाएंगे इंडिया का, वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। इजी। सिर्फ यहाँ पे बात बिजनेस की नहीं है, ब्रांच ऑफिसेस की नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात है। ऐसा हो सकता है कि ब्रांच दूसरी कंट्री में है, बट आप सारे कंट्रोलिंग और मैनेजिंग डिसीजंस इंडिया से ले रहे हैं, तो उस ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन नहीं सोचेंगे, ठीक है। अभी यहां तक एक बार कॉपी कर लीजिए आप, और इसके नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि एचयूएफ भी एक बार रेसिडेंट हो गई या नॉन रेसिडेंट हो गई। रेसिडेंट हो गई तो मैम आगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी होगा, हाँ होगा। वो किस बेसिस पे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लिख लीजिए आप एक बार, आप देन आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अभी ये कह रहा है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया में है, पार्टली इंडिया में है, रेसिडेंट पूरी तरीके से बाहर है, नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट है तो दो तरीके का रेसिडेंट हो सकता है, या तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी यहाँ पे मैम ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे देखो ट्विस्ट ये है कि जब तक हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, हम उसी के स्टे की, उसी के रेसिडेंट होने की बात कर रहे थे एडिशनल कंडीशंस में, ठीक है। अभी यहां पे ये बोल रहा है कि एचयूएफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट डिटरमाइन करने के लिए हम कर्ता के स्टेटस को देखेंगे, ठीक है। अब एचयूएफ एक बार रेसिडेंट तो हो गया, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा, ये हमारा कर्ता डिटरमाइन करेगा। तो क्या बोल रहा है ये, देखते हैं। सबसे पहले रेसिडेंट इन इंडिया, एचयूएफ इज रेसिडेंट, कोई भी एचयूएफ रेसिडेंट बन जाएगा जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर्स इज वोली और पार्टली इन इंडिया, पूरी तरीके से इंडिया में या पार्टली भी इंडिया में चल जाएगा हमें, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का डिसीजन है सिचुएटेड एट द प्लेस वेयर द हेड, द सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर्स आर सिचुएटेड, मींस उस बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं वो पूरी तरीके से या पार्टली इंडिया से हो रहे हैं, रेसिडेंट हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट कह रहा है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर्स इज वोली आउटसाइड इंडिया, पार्टली है तो इंडिया में वैसे ही हो रहा है, पूरी तरीके से इंडिया से बाहर है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। फर्दर एक रेसिडेंट एचयूएफ है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी है, मैंने आपको बोला कि कर्ता डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो ये सेम एडिशनल कंडीशंस जो हम वहां पे इंडिविजुअल के लिए देख रहे थे, ठीक है, सेम। अब हम रेसिडेंट एक एचयूएफ को आरओआर बनाने के लिए हम देखेंगे कि कर्ता जो है उस एचयूएफ का, वो इंडिया में पिछले 10 सालों में से एटलीस्ट 2 साल रेसिडेंट है, ठीक है, एंड पिछले 7 सालों में 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में क्या है, उसका स्टे है। कर्ता अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो एचयूएफ जो है वो रेसिडेंट के साथ साथ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। हम्म हाँ करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट, क्योंकि कर्ता का इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आप देख रहे हो, राइट, तो उसके लिए आप एडिशनल कंडीशंस देखोगे, ठीक है। हम एचयूएफ की बात कर रहे हैं तो सीधा हम कर्ता का एडिशनल कंडीशंस देखेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो एचयूएफ इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऐसा नहीं होता है, however it does not satisfy both the additional condition or only one condition, then HUF is resident but not ordinary resident। तो हमारे वहां पर क्या आ जाएगा, हम क्या देखेंगे, यहां पे कर्ता satisfies both the
एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, हमारी एडिशनल कंडीशंस क्या थी, शॉर्ट में मैं लिख रही हूं। फर्स्ट तो थी रेसिडेंट इन 2 out of 10 previous years, second stays for 730 days or more in last 7 previous years। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, और अगर उसने एडिशनल कंडीशंस में से भी बोथ और एनी वन नॉट सेटिस्फाइड, मींस इसमें से उसने एक भी या दोनों ही नहीं सेटिस्फाई करी, तो वो कहां आ जाएगा, वो आर एनओआर में आ जाएगा। वो यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होती है, वो इंडिविजुअल की बात कर रहा है सिर्फ, क्योंकि वहां पे वो डीम्ड रेसिडेंसी सिर्फ इंडिविजुअल के लिए थी। ठीक है, एचयूएफ के लिए नहीं थी। और वो विजिट इंडिया में भी एचयूएफ का करता वर्ता वो चीज नहीं देखेंगे अपन। ठीक है, जब कर्ता का इंडिविजुअल बेसिस पे अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि कैलकुलेट, ठीक है, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कर्ता हु इज मिस्टर एक्स, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आ गया। जब रेसिडेंशियलशिप आपको एचयूएफ की बोली गई है, तो आप एडिशनल कंडीशंस कर्ता से ही आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि एचयूएफ एक रेसिडेंट ओआर वाला है या एनओआर वाला है। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, ये हमने 6(2) हमने कवर करा। देन अब आते हैं हम हमारे कंपनी पे। इस चैप्टर, अच्छा कॉपी करना था क्या, एक बार देख लीजिए यहाँ पे। कंप्लीट, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। अभी बहुत इजी है, ठीक है, कंप्लीट ही होने वाला है। मान लो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 6 क्लॉज 3 क्या बोल रहा है ये, अ कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अगर कोई इंडियन कंपनी है तो बिना सोचे समझे आंखें बंद करके हम बोलेंगे मैम वो क्या है, रेसिडेंट है इंडिया में। बट अगर फॉरेन कंपनी है, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, तो हम देखेंगे उसका पोयम। मैम पोयम कौन सी, जॉनी जॉनी यस पापा? नहीं नहीं मैम, जॉनी जॉनी यस पापा नहीं। पोयम स्टैंड्स फॉर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। मींस कैसे डिसाइड हो रहा है, चार्ट देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी का है, दो पार्ट में, इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट। सेकंड विंग पे आते हो, इट इज अ फॉरेन कंपनी, तो डिटरमाइन करो पोयम, पोयम इंडिया में है तो रेसिडेंट, पोयम इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। सिंपल। अभी मैम आप तो ये समझाओ पोयम क्या होता है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर आप आईसीआई का मॉड्यूल निकाल के देखोगे तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के ऊपर आपको 4 से 5 पेजेस मिलेंगे। ठीक है, 4 से 5 पेजेस मिलेंगे। एंड मैम वो सारी चीजें रीड करनी है क्या, यू शुड रीड इट अगर आपको टाइम मिलता है तो। अगर समझना है, हमसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि आप डिस्क्राइब करो पोयम क्या होता है, ठीक है, आपको सिर्फ समझना है। अगर सिंपल शब्दों में समझाएं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ वोल आर इन मेड। मीन्स ये क्या कह रहा है कि कोई कंपनी है, ठीक है, वो फॉरेन कंपनी है, बट उस कंपनी को चलाने के लिए उसके जो मैनेजरल, जो बोर्ड के डिसीजंस हैं, वो इंडिया से लिए जा रहे हैं। इंडिया से कब लिए जाएंगे, जब किसी कंपनी का इंडिया में भी क्या है, ऑफिस है। उस कंपनी में वहां पे जो की मैनेजमेंट है उस कंपनी का, वो इंडियन ऑफिस में बैठता है। ठीक है, वो डिसाइड करता है इंडिया के बाहर कि आपको अगर सपोज इस साल इतना प्रोडक्शन, इतने यूनिट्स जनरेट करने हैं, इतना चीज मैन्युफैक्चर करनी है, वो इंडिया से बैठ के डिसाइड कर रहा है। मींस उसका पोयम कहां पर है, इंडिया में है। ठीक है, जो कहता है ना पावर्स जो है सारी चीजें डिसाइड करने की, अगर वो इंडिया में है तो क्या मान लिया जाएगा, वो रेसिडेंट है। इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। हो सकता है ना, अभी सपोज आपका पोयम इंडिया में है, मींस जो की मैनेजमेंट ले रहा है, ठीक है, उसने जॉब छोड़ दी,
अब वो वहां पे काम नहीं कर रहा है। हमने नया की मैनेजरल पर्सन रिक्रूट किया, या कोई मान लो नया डायरेक्टर जो डिसाइड कर रहा था पहले चीजें, अब वो इंडिया के बाहर वाले ऑफिस में बैठ रहा है, तो अब इंडिया में है ही नहीं पोयम, तो आप कैसे उसको रेसिडेंट बोलोगे किसी, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ फॉरेन कंपनी की हो रही है। फॉरेन कंपनी को आप इंडियन के रेसिडेंशियल बकेट में कभी रोक सकते हो, तभी रोक सकते हो जब उनकी कंपनी के कुछ लोग इंडिया में बैठ के उनका बिजनेस को क्या कर रहे हैं, फ्यूचर दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं। ठीक है, इंडिया में बैठ के कर रहे हैं तो कोई भी हो, अभी वो इंडिविजुअल इंडिया में बैठ के नॉन रेसिडेंट हो चलेगा, बट उसका बिजनेस के लिए डिसीजंस इंडिया से लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसका पोयम इंडिया में, अभी देखो पोयम और कंट्रोल जो है ना, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी अफेयर इज सिचुएटेड एट द प्लेस वेयर मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर हेल्ड। ठीक है, कंट्रोल या मैनेजमेंट और पोयम मैम, ये दोनों चीजों में कोई अलग है क्या? अगर समझने जाओगे तो कोई फर्क नहीं है, बट अगर आप बात कर रहे हैं तो कंपनी के बेसिस पे हम उसे पोयम बोलेंगे। एचयूएफ का जब भी बात करेंगे हम, तब हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोलेंगे। ठीक है, और जब अपन रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी की बात करते हैं तो पोयम बोलेंगे, प्लेस ऑफ इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैम पोयम कौन सा पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, एक्चुअल पोयम नहीं। ठीक है, ओके क्लियर। अगर आप लिख रहे हैं, आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, फर्स्ट पार्ट में लिख दीजिए इंडियन कंपनी, ऑलवेज रेसिडेंट। फॉरेन कंपनी है तो दो पार्ट वापस कर लीजिए, पोयम इंडिया में है तो रेसिडेंट, पोयम इंडिया में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा मैम, वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। क्लियर। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है ये, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर्म का, एओपी, बीओआई ले लो, एवरी अदर पर्सन में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो गई, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, मींस अपने इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी को छोड़ के जो भी लोग बच जाते हैं, ठीक है, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस इस तरीके से निकलता है। ये बोल रहा है अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उनके अफेयर्स का पूरी तरीके से या पार्टली इंडिया में है, करेक्ट, रेसिडेंट। जो एचयूएफ के लिए देखा था सेम वही है, और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरीके से आउटसाइड इंडिया है तो नॉट रेसिडेंट। इसको एक बार मैं भी लिख लेती हूँ, आप ड्रॉ कर लीजिए। कंपनी वाला लिखना है क्या, या वो लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अदर पर्सन्स, अदर पर्सन्स में कौन आ जाएंगे मैम, फॉर्म्स आ जाएंगी इंक्लूडिंग एलएलपी। ठीक है, हमारी आ जाएगी ठीक है, एओपी आ जाएगा, बीओआई आ जाएगा, लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा, और जो भी पर्सन्स की डेफिनेशंस में आते हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, या तो वोली है और पार्टली इन इंडिया, अगर पूरी तरीके से या पार्टली भी इंडिया से है, रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वोली कहां से है, आउटसाइड इंडिया, मैम पूरी तरीके से बाहर है तो वो हो जाएगा सिंपल नॉट रेसिडेंट। ठीक है, इट्स वेरी इजी, वेरी क्लियर। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, बढ़े आगे। ओके, सो हम आते हैं, ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस देख लिए हैं, बाकी भी देख लेते हैं। ठीक है, मिस्टर बी एक कनेडियन सिटीजन है, ठीक है, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंडिया पहली बार आ रहे हैं प्रीवियस ईयर 16-17 में। ठीक है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 16-17, 17-18, 18-19 एंड 20-21 ही वाज इन इंडिया इतने 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 दिन के लिए। मींस ये अपन को 4 सालों के टोटल नंबर ऑफ डेज दे दिए हैं। ठीक है,
डिटरमाइन उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इतने सालों में, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 ही वॉज इन इंडिया फॉर 70 डेज, क्योंकि सबसे लास्ट में देखिए 2021 में 70 दिन है, मीन 60 दिन से ज्यादा है, ठीक है। ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ही वॉज इन इंडिया 355, मतलब से कम है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, इजी। ओके, नेक्स्ट इज द बिजनेस ऑफ HUF इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और सारी पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर, मींस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या है, आउटसाइड इंडिया। मिस्टर ई द कर्ता ऑफ HUF who was born in Kolkata visits India during the previous year after 15 years, 15 साल बाद इंडिया में आ रहा है। तो एडिशनल कंडीशंस होंगी क्या, क्योंकि एडिशनल कंडीशंस तो पिछले 7 और 10 सालों की बातें करती हैं, ठीक है। ही कम्स टू इंडिया ऑन 1/4/20 एंड लीव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया 1/12, 1 अप्रैल को आ रहा है, 1 दिसंबर तक जा रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई एंड HUF फॉर असेसमेंट ईयर, पहले तो हमें मिस्टर ई का निकालना है, फिर हमें HUF का निकालना है। तो HUF तो सीधा सीधा नॉन रेसिडेंट ही हो जाएगा, ठीक है। रेसिडेंट के लिए 1 अप्रैल से दिसंबर में फर्स्ट कंडीशन 182 डेज से ज्यादा ही हो जाएगी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो HUF क्या हो जाएगा, सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है ना। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर ई हैज स्टेड इन इंडिया 245 डेज, ठीक है। तो सिंस ही हैज कम टू इंडिया, तो हमें एडिशनल कंडीशंस देखने की जरूरत नहीं है, 15 साल बाद आ रहा है। एडिशनल कंडीशन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए एडिशनल कंडीशन में 10 साल और 7 साल देखते हैं। 10 साल मीन 10 सालों में से 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, पिछले 7 सालों में से 730 डेज से ज्यादा होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे ही नहीं। तो सीधा ये 245 है विच इज ग्रेटर देन 182 डेज, तो ये रेसिडेंट हो गया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। Since the business of HUF is transacted from Australian, policy decisions are taken there, it is assumed that control और management जो है पूरी ही तरीके से इंडिया से बाहर है। Since पूरी तरीके से इंडिया से बाहर है, तो HUF क्या है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल HUF को अब आप इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस और HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप अगर जाके ICAI के बुक को उठाएंगे, ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और सेकंड चैप्टर पढ़ा और जो हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे वो सारा एक ही चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आपको ये वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। मिस्टर राम एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, एक्सेप्शन है कंडीशन बी का, कौन सा वाला, लीव्स इंडिया, लीव्स इंडिया, ठीक है। इंडिया छोड़ के कब जा रहे हैं, 22 सितंबर को जा रहे हैं फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, 22 को, फर्स्ट टाइम टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी इन जर्मनी, ठीक है। मतलब इनका पर्पस क्या है, इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राम फॉर द असेसमेंट ईयर। सी, अगर जब भी छोड़ के जा रहे हैं तो आपको 60 डेज की जगह 182 डेज देखना है। अब 182 डेज देखना है तो आप 1 अप्रैल से लेके 22 सितंबर तक का उसका स्टे देखेंगे इंडिया में, ठीक है। रेसिडेंट होगा ही नहीं है, रेसिडेंट कैसे हो जाएगा, आप देखिए ना, 60 डेज से तो नहीं होगा ना। अभी एक्सेप्शन क्यों देखना है, नॉर्मल कंडीशन होती तो हम 60 डेज ले लेते, पर इंडियन सिटीजन और इंडिया के बाहर जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तो अब हम 60 डेज नहीं देखेंगे, अब हम कितने डेज देखेंगे, 182। तो यहाँ पे 182 नहीं होंगे ना, यहाँ पे सिर्फ हमारे 175 डेज ही होंगे, ठीक है। तो 175 डेज हो जाएंगे और उससे प्रीवियस ईयर में आप 365 देखेंगे, तो ऑफकोर्स 365 तो है, बट वहां पे एंड है, ठीक है। तो एंड हमारा मतलब ये तो पूरा हो रहा है, ठीक है, बट ये नहीं पूरा हो रहा है, जो बढ़ के अब कितना देखना है हमें, 182 डेज, ठीक है। ये इंस्टेड ऑफ ये लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, ओके, नॉन रेसिडेंट हो गया ये, ठीक है। मिस्टर दे एक, इसका आंसर नहीं देखना है, ये बोल रहा है मिस्टर दे एक नॉन रेसिडेंट है जो क्या कहाँ रह रहा है, यूएस में रह रहा है, 1990 से यूएस में रह रहा है, ठीक है। केम बैक टू इंडिया ऑन फॉर अ परमानेंट सेटलमेंट, है नॉन रेसिडेंट,
इंडिया में 1990 के बाद आ रहा है, तो समझ लो इतने सालों बाद आ रहा है तो एडिशनल कंडीशंस तो होंगी ही नहीं, क्योंकि इससे पहले इंडिया में रहा ही नहीं है। तो हमारी फाइट कहां तक की है? सिर्फ बेसिक कंडीशंस की। इंडिया में आ कब रहा है? 1/4/2019 को, ठीक है, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? व्हाट विल बी इज रेसिडेंशियल स्टेटस अगर 1 अप्रैल को ही आ गया, तो पूरे साल ही इंडिया में है ना, पूरे साल ही इंडिया में है, तो 182 डेज से ज्यादा है क्या? तो एक्सेप्शन में क्या बोल रहा था? एक्सेप्शन में बोल रहा था अपन को कि वो क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर पर्सन इंडिया आ रहा है, ठीक है, इंडियन सोर्स सिटीजन होना चाहिए, बट ये सिटीजन थोड़ी है, ये तो नॉन रेसिडेंट है, तो हमारे एक्सेप्शंस तो पिक्चर में ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन या तो 182 डेज देख लीजिए, सेकंड कंडीशन में 60 + 365 तो यहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सीधा 182 डेज से ज्यादा है, तो नॉन रेसिडेंट सिंस 182 डेज से ज्यादा ही, क्योंकि 1 अप्रैल को गया, पूरा साल ही इंडिया में है, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे 1/4/2020 होना चाहिए, ठीक है। या अगर 19 भी होता है, चलो 19 भी होता है, तो परमानेंट सेटलमेंट के लिए आ गया, और हम 2021 की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर, तो पूरा साल ही है ना इंडिया में, तो भी गलत नहीं है, सही है, ठीक है, मतलब एक ही बात निकल रही है। तो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, ओके। सो ये इसने पूरी यहाँ पे सारी चीजें लिख दी हैं कि 9/10 प्रीवियस ईयर, क्योंकि है ही नहीं। मैम लिखना है कि एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। सेकेंड ए एंड 2 मिनट पढ़ना है क्या ये? हाँ ये रहा ना, ही डज नॉट सेटिस्फाई, रेसिडेंट है, he would be not satisfy either of his conditions, he would be resident and ordinary resident, okay? आ रहा है सब? उल्टा करके लिखा है इसने, उल्टा करके लिखा है, ROR के फॉर्म पॉइंट्स लिखे हैं और बोला है कि अगर ये कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो ROR बन जाएगा, बट सिंस ये क्या बोल रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमने आंसर ऊपर ही लिख दिया, अ पर्सन विल बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक बार पढ़ ही लेते हैं, चलो, ही डज नॉट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 ही वुड बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स, क्योंकि उसने नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशंस लिख दी। अगर आप यहाँ पे ROR की कंडीशंस पहले ऊपर लिख देते तो नीचे लिखते तो भी बात वही होती, ठीक है। कह रहा है ए एंड बी एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म मतलब अपनी अदर कैटेगरी आ गई यहाँ पे, ठीक है, whose operations are carried out in India, ठीक है, इंडिया में operations carried out हो रहे हैं, all meeting of partners are take place outside India, all partners are settled abroad, means control and management कहाँ है? इंडिया में कहाँ है? क्या बोल रहा है? पार्टनरशिप फर्म के ऑपरेशंस इंडिया में हो रहे हैं, बट उसकी जितनी भी मीटिंग्स हैं पार्टनर्स की, सब इंडिया से बाहर है, पार्टनर्स भी इंडिया से बाहर है, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट होगा ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जहां पे प्लेस पे पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, इज वोनली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो द रूल क्या बोल रहा है? ये क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट, क्लियर? कोई डाउट? पार्टली मीन्स जरूरी नहीं है कि सारे डिसीजंस, ऐसा है कि सपोज इस पार्टनरशिप फर्म का एग्जांपल ले लेते हैं, इसके 2 पार्टनर्स इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, ठीक है। तो इंडिया के जो पार्टनर्स हैं वो कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, और इंडिया के बाहर जो पार्टनर्स हैं कुछ डिसीजंस वो ले रहे हैं, तो पार्टली इंडिया में हो गया उसका मतलब, ठीक है, कुछ डिसीजंस इंडिया से लिए जा रहे हैं। हम्म हम्म हम्म। हाँ, और जो दूसरी ब्रांच के डिसीजंस है तो पार्टली हो गया ना, फिर तो पार्टली हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कर्ता ऑफ एन HUF कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 60 डेज, मीन 60 दिन तो आ ही रहा है, मैक्सिमम वो 91 डेज तक है, ठीक है। तो डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर HUF, अभी लग रहा है ना इस क्वेश्चन के अंदर अपन को इन्फॉर्मेशन कम है, ठीक है, ये ICI का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर पढ़ के बहुत डिससेटिस्फैक्शन फील होगा कि मैम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? HUF ये रेसिडेंट है, ठीक है, सिंस कर्ता हैज कम टू इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज, ठीक है, बट द स्टे ऑफ कर्ता ड्यूरिंग 7 ईयर, क्या? पढ़ो पढ़ो तो सही, आंसर तो पढ़ो पूरा।
ये कह रहा है एटलीस्ट 60 डेज तो है वो इंडिया में, ठीक है। तो बट द स्टे ऑफ करता ड्यूरिंग 7 years कैन बी मैक्सिमम 637 डेज। आप 91 डेज से अगर कैलकुलेट करेंगे 7 सालों के लिए, मैं कह रही हूं ना ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, ये क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट है। सी अभी एच को छोड़ो, ठीक है, कर्ता को उठाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपन को इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है तो अपन आर्ग्यू कर ही नहीं सकते उस चीज पे, ठीक है। आप खुद देखो कि ये बोल रहा है कर्ता एक एच का एक कर्ता है, ठीक है, वो इंडिया आ रहा है मिनिमम। अभी आप कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस पहले कैलकुलेट करो फिर एच पे आना। देखो अगर वो आ रहा है 60 डेज के हिसाब से, ठीक है, 60 डेज और एवरी ईयर बोला है प्लस 365 डेज। आप 91 मल्टीप्लाई बाय 4 करिए तो ये 364 होगा, ठीक है। हाँ तो ये नॉन रेसिडेंट हो गया। अभी एच फैमिली इज रेसिडेंट सिंस कर्ता हैज कम टू इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज बट द स्टे ऑफ कर्ता हेंस एच कैन बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। गलत ही है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है, आंसर भी जो लिखा है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। इस पे अपन नहीं करेंगे डिबेट क्योंकि कोई बात नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। लिया इसलिए क्योंकि आईसीआई के अंदर था। मैम ध्यान रखना है क्या? बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। यूजुअली ऐसा होगा कि मैं जब आपको क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगी तो मेरे क्वेश्चंस एक सोर्स के नहीं होंगे, ठीक है। 2-3 बुक्स से मैं रेफर करके आपके नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। तो आपको आईसीआई के क्वेश्चंस मैम सॉल्व करने हैं क्या? सी जिस चैप्टर में मैं बोलूं कि आपको देखने हैं, जैसे इस चैप्टर के आईसीआई के सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर आईसीआई के जो सेल्फ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस अगर आप करते हैं इट्स गुड, आपको करने चाहिए। अगर आपके पास अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, आपको करने भी चाहिए। बट सिंस मैम अगर हम बात करते हैं, हम खड़े हैं, हमारा नवंबर में अटेम्प्ट है, हम अभी हैं सितंबर में, क्या आईसीआई के सारे क्वेश्चंस बैठ के करोगे सितंबर के टाइम पे? नहीं। तो उस टाइम के लिए हमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे सपोज आपने ये चैप्टर उठाया, आपने देखा इस चैप्टर के अंदर आईसीआई की बुक के अंदर 20 क्वेश्चन है, तो उन 20 में से आपको 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे जो उस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। आपने उठाया वो चैप्टर, प्रोविजंस पढ़े, वो 3-4 क्वेश्चंस देखे, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो जिस चैप्टर में मैं आपको बोलूं कि आपको आईसीआई के क्वेश्चंस देख के सॉल्व करने, मैं जो करवा रही हूँ वो तो अपन क्लास में कर रहे हैं, वो तो अपन अपनी क्या है, मिलके मेहनत हो रही है। आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस जिस चैप्टर में मैं बोलूं तब करनी है, ठीक है। 9th question says HUF family is being managed partly from Mumbai and partly from Japan, ठीक है। पार्टली मुंबई, रेसिडेंट तो हो गया। करता ऑफ HUF एक फॉरेन सिटीजन है, इंडिया आ रहा है 1980 से हर साल 105 दिन। तो देखो HUF यहाँ पे रेसिडेंट तो बन गया हमारा क्योंकि पार्टली इंडिया में है, पार्टली जापान में है। HUF हर साल क्या आ रहा है, 105 दिन के लिए आ रहा है, फॉरेन सिटीजन है, तो 60 डेज से तो ज्यादा ही हो गया, ठीक है। और नहीं, अभी HUF को रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनाना है, तो हम कर्ता को क्या देखेंगे कि वो 10 सालों में से 2 साल क्या है, रेसिडेंट है, ठीक है। तो हर साल 1980 से आ रहा है वो, तो रेसिडेंट तो हो गया, और उसका स्टे इंडिया में कितना, 730 डेज से ज्यादा होने चाहिए। करेक्ट, इसलिए ठीक है। तो ये 60 डेज से रेसिडेंट तो हो गया। सेकंड कंडीशन कहती है पिछले 7 सालों में वो 730 डेज से ज्यादा होना चाहिए। तो आप करो ना मल्टीप्लाई, 105 मल्टीप्लाई बाय 7, 735 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, HUF रेसिडेंट भी हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये बोल रहा है एन इंडियन सिटीजन इज लिविंग इन मुंबई सिंस 1950, लेफ्ट फॉर चाइना, ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट। एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, मुंबई में रह रहा है 1950 से, चाइना जा रहा है 1 जुलाई 2015 को, ठीक है, और वापस आ रहा है 7 अगस्त को। सी देखो 2 जुलाई में जा रहा है तो 15-16 में जा रहा है, ठीक है। अगस्त में आ रहा है तो 1 अप्रैल से 7 अगस्त तक तो क्या है, इंडिया में ही है, ठीक है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस अपन को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आप देखेंगे, अब देखो इंडियन सिटीजन है,
करो कैलकुलेट। ठीक है, मतलब ये जो 1 अप्रैल से 7 अगस्त है ये बाहर है, तो मतलब अगस्त के बाद से लेके मार्च तक तो इंडिया में ही है। ठीक है, तो वो पीरियड कितना आ रहा है, 237 डेज। तो इससे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रेसिडेंट तो बन ही रहा है। ठीक है, अब वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा क्या, तो पिछले 10 सालों में, तो 10 साल तो ऑफकोर्स 15-16 में जा रहा है ना, उससे पीछे भी तो 4-5 साल है। ठीक है, उसमें वो पहली बार चाइना गया था, तो 2 सालों में रेसिडेंट तो हो ही रहा है। यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन है कि 1920 में नहीं था, 1819 में नहीं था, 1718 में नहीं था, 1617 में नहीं था, 15 के अंदर कब गया, जुलाई से गया, 1 जुलाई से। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, 92 डेज रहा इंडिया में, उसके पहले 365, तो मतलब 2 सालों में रेसिडेंट तो हो ही रहा है ना। ठीक है, पिछले 10 सालों में से, एंड उसका स्टे पिछले 7 सालों में 730 डेज से ज्यादा होना चाहिए। तो हम देखेंगे 1920, 1819, 1718 और 1617 तो नील ही जाने वाला है। ठीक है, 56 में 92, उससे पहले 365, 366, तो 7 8 23 हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चंस की डेंसिटी देख के डरना है क्या, नहीं मैम नहीं डरना है। ठीक है, ओके चलो। Mr. Steve Waugh, the Australian cricketer, comes to India for every 100 days. Find the residential status. बहुत बार कर लिया 100 days वाला। ठीक है, सेकंड कह रहा है मिस्टर डी, एन इंडियन सिटीजन एंड प्रोफेसर इन IIM लखनऊ। ठीक है, लेफ्ट इंडिया ऑन 1 सितंबर, 15 सितंबर को जा रहा है इंडियन प्रोफेशन जॉब के लिए, इंडिया छोड़ के जा रहा है, सिटीजन है इंडिया का। रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना, अब हम क्या 60 डेज देखेंगे, नहीं हम 182 डेज देखेंगे। अगर ये हो जाता है प्लस 365, तो ये 365 तो होगा ही क्योंकि पहली बार जा रहा है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करो, क्या नहीं है क्योंकि क्या है, अगस्त है, मीन्स अक्टूबर से कम हो गया ना, सितंबर तक आपका कितने होते हैं, 6 महीने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। क्लियर। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चंस जो भी थे हमने सॉल्व कर लिए, कहीं पे कोई डाउट। ठीक है, और ये हमने क्या कर लिया, रेसिडेंशियल स्टेटस हमने पूरी तरीके, सीधा अपन को देखने ही नहीं है, क्योंकि विजिट इंडिया की बात ही सिटीजन, इंडियन सिटीजन के लिए हो रही है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की हो रही है। तभी मैंने चार्ट को ऐसे बाइफिकेट करके बताया था। सी अगर आप इसमें से पढ़ेंगे ना, तो चलो ठीक है, आपने इसमें भी 10 बार पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगा, बट हमें याद थोड़ा स्मार्टली करना है। तभी हम क्या कर रहे हैं, मैम आपने नोट्स दिए हैं तो हम चार्ट्स भी बना रहे हैं कि आपके पास नोट्स, तो जैसे सपोज अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आपके पास बुक्स भी हो जाएंगी, बट उनको रिवाइज करने के लिए आपका ये क्लास का रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप रजिस्टर को, मैंने आपको फर्स्ट डे पे कहा था, आप क्लास बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे। सपोज आपकी अभी 10 से 15 क्लासेस हो जाती है, 2 दिन की अगर क्लास नहीं है तो वो 15 दिन की क्लास आप 2 घंटे में आपके रजिस्टर के थ्रू ही रिवाइज कर पाएंगे। आई एम सेइंग नोट्स भी हेल्प नहीं करेंगे उसमें आपकी। ठीक है, इसलिए अपन को क्या करना है, क्लास बेसिस पे डेली नंबरिंग करनी है, जैसे आज की डेट डालनी है, क्लास नंबर डालनी है, आज की क्लास में मैम ने इतना पोर्शन करवाया। ठीक है, 10 दिन हो जाएंगे, 10 दिन के बाद मैं इतनी 10 डेज की क्लासेस में ऐसे ऐसे रिवाइज कर लूंगा। ये अगर आपकी हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी है, ट्रस्ट में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट उसको अगर स्मार्टली हैंडल करोगे तो डिफिकल्ट भी नहीं है। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, विच इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, 2 या 3 क्लासेस में करके हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। ये पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ठीक है।